Hello everyone. Once again I welcome you all to our platform that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम आपको यहाँ पर ये सिखाएंगे कि कैसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है, कैसे हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, तो अब तक इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप सेट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिएगा ताकि आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें हमारे इन सेशंस का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको इनको सेट करना है साउथ टू नॉर्थ वे में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन हियर इज़ डीगो गार्शिया। ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो, विच इज़ लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, द सेकेंड वन इज़ एगलेजा एंड ये जो है ये स्लाइटली नॉर्थ में लोकेटेड है आपके डीगो गार्शिया के एंड इट इज़ एट अबाउट 10 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। ओके, मालदीव्स की बात करेंगे तो इट इज़ सिचुएटेड नियर द इक्वेटर और लक्षद्वीप जो है इट लाइज फर्दर नॉर्थ बिटवीन 8 डिग्री एंड 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पर अगर इनको आप सेट करेंगे तो कैसे आएगा। द फर्स्ट वन इज़ डीगो गार्शिया, देन कम्स द एगलेजा, द थर्ड वन इज़ मालदीव्स एंड द फोर्थ वन इज़ लक्षद्वीप। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन। ये पहले से ही ऑर्डर में सेट थे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है कि वेदर इट इज़ नॉर्थ टू साउथ और दिस इज़ साउथ टू नॉर्थ। फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट द डीगो गार्शिया। सो ये पार्ट है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का एंड यहाँ पर आपको मेजर यूएस मिलिट्री बेस देखने को मिलेंगे। डीपॉपुलेट किया गया था इसको 1960s में फॉर द पर्पज़ ऑफ मिलिट्री यूज़। ओके, एगलेजा आइलैंड्स की बात करेंगे तो दीज आइलैंड्स बिलोंग टू द कंट्री मॉरिशस एंड यहाँ पर 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं इन द इंडियन ओशन। ये आइलैंड्स जाने जाते हैं फॉर कोकोनट प्लांटेशन। थर्ड है यहाँ पर मालदीव्स। इट इज़ द लोवेस्ट कंट्री बाय एवरेज ग्राउंड लेवल एंड ये बना हुआ है 1200 कोरल आइलैंड्स को मिलाकर। मालदीव्स को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था 1968 में। यहाँ का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। 1968 में ये बात डिक्लेयर हुई थी। राइट, लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर आपको ज़्यादातर कोरल एटॉल्स और रीफ्स देखने को मिलेंगे। राइट, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, इट इज़ कवारती। ओके, so here the correct answer is A option 1, 2, 3 and 4. Moving to next question. Consider the following statements regarding LoRaWAN means long range wide area network technology that is used in remote conservation project. आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं regarding the long range wide area network technology. सबसे पहले ये जो LoRaWAN है इट इज़ डिज़ाइंड फॉर लो पावर लॉन्ग रेंज इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेशंस जो कि बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस को इनेबल करते हैं टू कनेक्ट विदाउट रिलाइंग ऑन सेलुलर कवरेज। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इट इज़ अ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन डिज़ाइन टू वायरलेसली कनेक्ट द बैटरी ऑपरेटेड थिंग्स टू द इंटरनेट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इट सपोर्ट्स द लो पावर वाइड एरिया कनेक्शंस। ओके, द सेकेंड सेज इट रिक्वायर्स हाई बैंडविड्थ cellular coverage 4G और 5G to transmit data from the sensors to the central gateway। क्या ये सही है? नो, क्योंकि जो ये लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है इसमें आपको हाई बैंडविड्थ सेलुलर नेटवर्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड दे क्रिएट सम टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि दे रिक्वायर हाई बैंडविड्थ सेलुलर कवरेज, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। The third statement says it is particularly effective in the remote terrains because of its ability to penetrate dense vegetation and travel the long distances। क्या ये सही है? तो yes, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है वेजिटेशन में पेनिट्रेट करने की एंड ऑल्सो इट कैन कवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द रिमोट एरियाज। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज़ 1 and 3 ओनली। ओके, now talking about some keywords that we have used in this question. First of all, we'll talk about LoRaWAN. So it stands for Long Range Wide Area Network. Mainly ये operate करता है in the sub gigahertz ISM रेडियो बैंड्स में एंड ये सपोर्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स को विथ गेटवेज दैट कनेक्ट द डिवाइसेस टू द इंटरनेट। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये
एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं टू द इंटरनेट फॉर डेटा एक्सचेंज। एंड इसके जो डिवाइसेस होते हैं उसमें आप सेंसर्स का यूज़ करते हैं टू मॉनिटर द एनवायरनमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी यहाँ पर मेजर चैलेंज होता है इंटरनेट ऑफ थिंग डिप्लॉयमेंट्स में, ओके। देन आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोपागेशन। तो रेडियो वेव्स आपकी पेनिट्रेट कर सकती हैं वेजिटेशन में बेटर तरीके से एट द लोअर फ्रिक्वेंसी। सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज़ होती है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ओके। एंड जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, अगर इस तरह का कोई ऑब्स्टिकल आता है तो इट कैन कॉज द सिग्नल रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, फाइन। At last we talked about the cellular network term. What is this cellular network? So these are divided into cells and her cell serve करती है as a base station. So here the correct answer was B option 1 and 3 only. The third question is consider the following species found in the Galapagos archipelago. आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्पेशीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। The first one is marine iguana. The second is flightless cormorant, the third one is blue-footed booby and the fourth one is giant tortoise. तो ये सारे के सारे एंडेमिक हैं टू दिस आर्किपेलागो। एंड मरीन इग्वाना की बात करेंगे तो इट इज़ द ओनली लिजार्ड इन द वर्ल्ड दैट स्विम्स इन द ओशन, ठीक है। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट के पास एबिलिटी नहीं होती है टू फ्लाई ड्यू टू लैक ऑफ प्रेडेटर्स। एंड ब्लू फूटेड बूबी एंड जाइंट टर्टल्स ये दोनों सब स्पेशीज़ हैं विच आर यूनिक टू स्पेसिफिक आइलैंड्स इन दिस चेन, ओके। सो यहाँ पर एंडेमिक कौन कौन से थे इस आइलैंड पर? द करेक्ट आंसर इज ऑल 4. डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, ओके। नाउ अगेन हम लोग कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे दैट वी हैव सीन इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दिस आर्किपेलागो। सो ये जो आइलैंड्स हैं ना, ये लोकेटेड हैं इन द पैसिफिक ओशन अबाउट 1000 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ इक्वाडोर कंट्री, ओके। एंड ये फेमस है अपने यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस आइलैंड में आपको 13 मेन आइलैंड्स मिलेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स और रॉक्स भी मौजूद हैं। मरीन इग्वाना की बात करेंगे तो इट इज़ द ओनली लिजार्ड दैट कैन स्विम इन द ओशन। मेनली ये फीड करते हैं अलगे के ऊपर दैट आर फाउंड ऑन द अंडर वाटर रॉक्स। एंड इग्वाना अपने सांस रोक सकते हैं अंडर वाटर फॉर अप टू 30 मिनट्स, इनके ये फीचर हैं, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट। तो इनके पास अंडर डेवलप्ड विंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई नहीं कर सकते। एंड इनके पास येस स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर जिससे कि वो फिशेस को कैच कर सकें। एंड ये जो बर्ड है ये एंडेमिक है टू द वेस्टर्न गैलापागोस आइलैंड्स ओनली, ओके। Then we'll talk about blue-footed booby. So it is known for its bright blue feet which is used in mating dances. एंड इनकी डाइट्स में ज़्यादातर फिशेज आती हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे एंडेमिक हैं टू दिस आइलैंड। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2, 3 and 4. नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मरीन रीजन्स ऑफ इंडिया इज द ड्यूगोंग मीन्स सी काऊ अ स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस मरीन मैमल प्राइमरीली फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो कौन सा इसमें से मरीन रीजन है इंडिया का जहाँ पर आपको ड्यूगोंग देखने को मिलेंगे? So options are Gulf of Khambat, Gulf of Mannar, Chilka Lake and Gahir Matha Beach. The correct answer here is B option, that is Gulf of Mannar, okay. तो ड्यूगोंग इज़ द ओनली रिस्ट्रिक्टेड हर्बीवोरस मरीन मैमल। इंडिया के अंदर ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे में एंड इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। एंड डू रिमेंबर इनको IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। यहाँ पर चिल्का लेक की बात करेंगे तो दे आर बेटर नोन फॉर द इरावड्डी डॉल्फिन और गहीर माथा बीच आपका ऑलिव रेडली टर्टल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार के अलावा और कौन कौन सी जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे? तो पाक बे और गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। ड्यूगोंग की बात करेंगे तो दीज आर द ओनली मरीन मैमल जो कि फीड करते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन सी ग्रास एंड इनकी लाइफ स्पैन अप टू 70 ईयर्स तक होती है। ड्यूगोंग्स जो हैं वो साइरेनिया ऑर्डर को बिलोंग करते हैं विच ऑल्सो इंक्लूड्स द मनातीस, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ओके। यहाँ पर पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1986 एंड ये गल्फ जाना जाता है अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए इंक्लूडिंग द कोरल रीफ्स एंड मैनग्रोव्स, ठीक है। देन एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट गहीर माथा बीच जो कि बहुत ही फेमस है ऑलिव रेडली टर्टल्स के लिए। ये टर्टल्स अपने मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आरी बड़ा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दे आर द स्मॉलेस्ट सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड एंड ये जो टर्टल्स हैं प्राइमरीली ये फीड करते हैं जेलीफिश, क्रैब्स और श्रिम्प पर, ठीक है। देन एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट इरावड्डी डॉल्फिन जो कि चिल्का लेक में आपको मिलेगी। तो ये जो डॉल्फिन्स हैं ये आपको फ्रेश और सॉल्ट वाटर हैबिटेट दोनों में मिल जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में।
एंड इनकी कैटेगरी क्या है, इनको IUCN ने अगेन वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, गल्फ ऑफ मन्नार। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मरीन स्पेशीज फाउंड इन इंडियन वाटर्स। यहाँ पर कुछ मरीन स्पेशीज दिए हुए हैं। विच ऑफ द अबव आर कैटेगराइज्ड एज द इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्पेशीज़ हैं जो IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी में इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। लेट्स चेक। द फर्स्ट वन इज़ ऑलिव रेडली टर्टल। हमने पीछे इनके बारे में बात की थी। ऑलिव रेडली टर्टल जो हैं आपके, इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। दे आर नाइदर इंडेंजर्ड नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड है व्हेल शार्क, तो येस, इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है IUCN की लिस्ट में। लेदर बैक टर्टल्स की यहाँ पर बात करेंगे तो दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल ग्लोबल लेवल पर, लेकिन येस कुछ इसकी स्पेशीज़ हैं जो कि ऑल्दो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में भी आती हैं, बट ज़्यादातर ये वल्नरेबल में ही रखे गए हैं। इरावदी डॉल्फिन्स की बात करेंगे तो येस दे आर द इंडेंजर्ड स्पेशीज़, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो गया, लेदर बैक टर्टल आपका गलत था, ऑलिव रेडली टर्टल गलत था, व्हेल शार्क एंड इरावदी डॉल्फिन ये दोनों सही हो गए। एंड द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन, दैट इज़ 2 and 4 ओनली, ठीक है। तो इनकी जो कैटेगरीज होती हैं वो आपको याद रखनी होती हैं। व्हेल शार्क की बात करेंगे तो दिस इज़ द लार्जेस्ट फिश स्पेशीज़ दैट इज़ अलाइव टुडे एंड फिल्टर फीडर के तौर पर ये काम करते हैं क्योंकि ये प्लैंकटन को और स्मॉल फिशेस को खाते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 70 ईयर्स तक होती है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है कई बार। इरावदी डॉल्फिन्स देखेंगे तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स एज वेल एज इन कोस्टल एरियाज़ इन द साउथ ईस्ट एशिया। एंड इनके पास राउंडेड हेड होते हैं जिनके पास कोई भी बीक नहीं है, अनलाइक मेनी अदर डॉल्फिन स्पेशीज़। एंड ये डॉल्फिन्स जानी जाती हैं अपने शाई बिहेवियर एंड नेचर के लिए, एंड दे आर वेरी हार्ड टू स्पॉट इन द वाइल्ड, ओके। ऑलिव रेडली टर्टल्स की बात करेंगे तो दे आर नोन फॉर देयर मास नेस्टिंग कॉल्ड एज एरिबेडा, हमने पीछे देखा। ऑल्सो दे आर द स्मॉलेस्ट अमंग द कॉमनली नोन सी टर्टल्स। ऑलिव रेडली टर्टल्स माइग्रेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को बिटवीन द फीडिंग एंड द नेस्टिंग साइट्स, ओके। एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट लेदर बैक टर्टल, तो ये टर्टल लार्जेस्ट स्पेशीज़ हैं सी टर्टल की, एंड ये डाइव कर सकते हैं अप टू 1200 मीटर्स अंडर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, 2 and 4 ओनली। रीज़न क्या था, ऑलिव रेडली टर्टल्स को क्योंकि हमने रखा है वल्नरेबल की कैटेगरी में, एंड सिमिलरली यहाँ पर लेदर बैक टर्टल्स भी वल्नरेबल में आते हैं, ओके। मूविंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़ आर डेजिग्नेटेड एज मरीन नेशनल पार्क्स और मरीन बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इनमें से कौन कौन सी एरियाज़ हैं जिनको मरीन नेशनल पार्क के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। फर्स्ट है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, सेकंड है गहीर माथा मरीन सैंक्चुरी, थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, फोर्थ है सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये चारों ही लिस्टेड हैं अंडर द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान आइलैंड्स पर है। गहीर माथा मरीन सैंक्चुरी ये वर्ल्ड फेमस है ऑलिव रेडली टर्टल के मास नेस्टिंग के लिए। एंड यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, इनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है एज द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। एंड ये क्रिटिकल मरीन एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल ऑफ द 4 हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द मरीन नेशनल पार्क्स और मरीन बायोस्फीयर रिजर्व्स in India. So the correct answer is D option, that is 1, 2, 3 and 4. Okay. Now here we'll talk about again some important keywords. Talking about Mahatma Gandhi Marine National Park, it was established in the year 1983 and ये जो पार्क है ये प्रोटेक्ट करता है कोरल रीफ्स को, मैनग्रोव्स को एंड बहुत सारी और मरीन स्पेशीज़ को, ठीक है। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट ऑलिव रेडली टर्टल्स। तो ये टर्टल्स जाने जाते हैं अपनी मास नेस्टिंग के लिए, कॉल्ड एज एरिबेटा। साथ ही ये स्मॉलेस्ट स्पेशीज़ हैं सी टर्टल्स की एंड प्राइमरली ये फीड करते हैं ऑन द जेलीफिश एंड द स्नेल, ओके। देन विल टॉक अबाउट गल्फ ऑफ मन्नार। तो इट लाइज बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पर आपको 3600 स्पेशीज़ मिलेंगी फ्लोरा एंड फौना की। ये रीजन जो है इसमें कोरल रीफ्स, सी ग्रास बेड और मैनग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो इट इज़ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ये हमारा एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा ये फेमस है बंगाल टाइगर के पॉपुलेशन के लिए, ओके। So all of the 4 have been designated as marine national parks or marine biosphere reserves in India, okay. Coming to 7th question, consider the following coastal ecosystems and arrange them in the correct order of their primary productivity, means amount of organic matter produced per unit area from highest to lowest. ये कुछ ecosystems दिए हुए हैं, we have to set them in the correct order of their primary productivity from highest to lowest, okay. The first one is coral reefs. These are the most productive marine ecosystem जो कि 2000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर प्रोड्यूस करते हैं एयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे तो दे फॉलो क्लोजली विथ प्रोडक्टिविटी टू कोरल रीफ्स, जहाँ पर ये 1500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं. ओके. द थर्ड वन इज़ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये प्रोडक्टिव हैं ड्यू टू सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट रन ऑफ फ्रॉम लैंड, एंड इनकी वैल्यू कितनी है 160 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. ओके. एंड ओपन ओशन इज़ द लीस्ट प्रोडक्टिव विच इज़ अराउंड 50 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, क्योंकि इसके पास वास्ट बायोलॉजिकल डेजर्ट है विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सनलिट जोन. ओके. सो ऑर्डर हमने यहाँ पर कैसे सेट किया 1, 3, 4 एंड 2. ओके. नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे कोरल रीफ्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दीज आर मेड प्राइमरली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच आर सेक्रेटेड बाय द कोरल्स. ओके. जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड ये सपोर्ट करते हैं अबाउट 25% ऑफ ऑल मरीन स्पेशीज डिस्पाइट कवरिंग लेस देन 1% ऑफ द ओशन फ्लोर. ओके. देन विल टॉक अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये साल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं जो कि कोस्टल इंटरटाइडल जोन्स में डेवलप होते हैं. मैंग्रोव रूट्स हेल्प करते हैं कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करने में, सेडिमेंट्स को स्टेबलाइज करके. ठीक है. मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्व करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट नर्सरी फॉर मेनी फिश एंड क्रस्टेशियन स्पेशीज. कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो शेल्फ है इट इज़ द सबमर्ज्ड बॉर्डर ऑफ अ कॉन्टिनेंट, एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स रिच फिशिंग ग्राउंड्स के तौर पर सर्व करते हैं ड्यू टू न्यूट्रिएंट रन ऑफ एंड सनलाइट पेनेट्रेशन. एवरेज विड्थ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की वर्ल्ड वाइड कितनी है, लगभग 70 किलोमीटर्स. ओके. देन विल टॉक अबाउट पेलाजिक जोन ऑल्सो नोन एज ओपन ओशन. पेलाजिक जोन जो है ये कवर करता है मोर देन 60% ऑफ द अर्थ सरफेस, और यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मेजर प्रोड्यूसर होते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 2. मूविंग टू 8th क्वेश्चन नाउ. कंसिडर द फॉलोइंग फिश स्पेशीज कॉमनली फाउंड इन इंडियन वाटर्स. यहाँ पर फिश स्पेशीज दी हुई हैं विच ऑफ द अबव आर कैटेगराइज्ड एज द एनाड्रोमस फिश. आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी एनाड्रोमस फिश की कैटेगरी में आते हैं. सो मतलब क्या हुआ एनाड्रोमस फिश का, मतलब दे माइग्रेट फ्रॉम द सी टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग. ठीक है. तो एनाड्रोमस फिश आपकी हैच करती हैं फ्रेश वाटर में एंड बाद में जाके सी में ग्रो करते हैं. सैल्मन का नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा. इट इज़ अ वेल नोन एंड एनाड्रोमस फिश ग्लोबली, एंड ये जो एनाड्रोमस माइग्रेशन है इट हेल्प्स इन जीन फ्लो एंड पॉपुलेशन सर्वाइवल. ओके. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज इंडियन ऑयल सर्डाइन. इंडियन ऑयल सर्डाइन प्योरली आपकी मरीन स्पेशीज है. ओके. So it has nothing to do with anadromous fish. Okay. The second one is Indian mackerel. ये भी आपकी प्योरली मरीन स्पेशीज़ है. द थर्ड वन इज़ हिल्सा. ये क्लासिक एग्जाम्पल है आपके एनाड्रोमस फिश का इंडिया के अंदर. ये बे ऑफ बंगाल में रहते हैं, बट येस ये माइग्रेट करते हैं टू द हुगली एंड द गंगा रिवर्स. किस लिए? टू स्पॉन इन फ्रेश वाटर. ठीक है. द फोर्थ वन हियर इज़ बॉम्बे डक. तो बॉम्बे डक की बात करेंगे. इट इज़ टिपिकली फाउंड इन द कोस्टल एश्योरीन वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी. ओके. तो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन, दैट इज़ हिल्सा. सिर्फ हिल्सा ही करेक्ट था बिकॉज इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फिश इन इंडिया. ओके. हिल्सा डू रिमेंबर की नेशनल फिश है. कौन सी कंट्री की? बांग्लादेश कंट्री की. एंड ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? क्लूपाइडे. ठीक है. एंड ये माइग्रेट करते हैं अपस्ट्रीम टू स्पॉन इन फ्रेश वाटर रिवर. देन विल टॉक अबाउट इंडियन ऑयल सार्डाइन. तो इंडियन ऑयल सार्डाइन जो हैं ये मेजर फिशरी रिसोर्स हैं अलॉन्ग द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड ये प्रेफर करते हैं कोस्टल मरीन वाटर्स को फॉर इट्स हैबिटेट. ओके. देन विल टॉक अबाउट बॉम्बे डक. तो एक्चुअली ये टाइप है लिजार्ड फिश की. कॉमनली आप इनको पाएंगे अरेबियन सी के एश्योरीन वाटर्स में. ठीक है. ऑफन इनको ड्राई किया जाता है एंड ईट किया जाता है एज अ स्नैक इन इंडिया. ओके. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, ओनली 3. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच. लेट्स चेक. यहाँ पर रीजन दिया हुआ है एंड स्पेशलाइज्ड फिशिंग या एक्वा कल्चर दिया हुआ है. वी हैव टू चेक कौन सा सही है. द फर्स्ट वन इज़ लक्षद्वीप रीजन. लक्षद्वीप जाना जाता है फॉर द सस्टेनेबल पोल एंड लाइन मेथड दैट इज़ यूज्ड इन द स्किप जैक ट्यूना फिशिंग. ओके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पोल एंड लाइन ट्यूना फिशिंग. सेकेंड इज़ केरला. तो केरला में जो पोकली है इट इज़ वेरी मच नोन for a unique saltwater resistant rice variety that is cultivated alongside the shrimp aquaculture. Okay. तो यहाँ पर क्या दिया है? पोकली इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्मिंग. ये भी सही है.
एंड द थर्ड वन इज़ आंध्र प्रदेश, ये जाना जाता है फॉर इंटेंसिव वानामेई श्रिम्प, ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, वानामेई श्रिम्प एंड फ्रेश वाटर कार्प फार्मिंग के लिए, ओके। कोल्ड वाटर जो ट्राउट कल्चर है आपका, इट इज़ टिपिकल ऑफ हिमालयन स्टेट्स, सो यहाँ पर आंध्र प्रदेश से इसका कोई रिलेशन नहीं, सो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज़ 1 and 2 ओनली, सिर्फ 2 ही पेयर्स यहाँ पर बिल्कुल सही थे, ओके। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया, और लक्षद्वीप में टोटल आपको 36 कोरल आइलैंड्स मिलेंगे इन द अरेबियन सी, ओके। पोल एंड लाइन फिशिंग की बात करेंगे तो दिस टाइप ऑफ फिशिंग इज़ अ सस्टेनेबल मेथड जो कि ट्यूनास को टारगेट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ बाई कैच, एंड ये जो फिशिंग मेथड है इसमें पोल, लाइन और बेट का यूज़ किया जाता है टू कैच 1 फिश एट अ टाइम। इससे डैमेज रिड्यूस होता है टू मरीन इकोसिस्टम कंपेयर टू लार्ज स्केल नेट फिशिंग, ओके। देन विल टॉक अबाउट पोकली राइस, तो पोकली राइस को कल्टिवेट किया जाता है सेलाइन प्रोन कोस्टल रीजन्स में ऑफ केरला, एंड ये क्रॉप ग्रो करती है ड्यूरिंग मानसून, एंड इसको हार्वेस्ट किया जाता है बिफोर श्रिम्प फार्मिंग स्टार्ट्स, ओके। एंड ये जाने जाते हैं फॉर हाई सैलिनिटी टॉलरेंस एंड ऑर्गेनिक कल्टिवेशन मैथड्स, फाइन। एट लास्ट विल टॉक अबाउट द वानामेई श्रिम्प फार्मिंग, तो इट इज़ नेटिव टू द पैसिफिक कोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फार्म्ड श्रिम्प स्पेशीज ग्लोबल लेवल पर, ओके। सो यहाँ पर थर्ड वाला पेयर आपका गलत था, बिकॉज कोल्ड वाटर ट्राउट कल्चर का रिलेशन हिमालयाज के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ नहीं, ओके। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, अ फार्मर इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन डिसाइड्स टू अडॉप्ट इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वुड टिपिकली बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। एक फार्मर है इंडो-गैंजेटिक प्लेन में जिसने डिसाइड किया है कि वो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग को अडॉप्ट करेंगे। यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो इस सिस्टम का पार्ट बनेंगी। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग एक वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूटिलाइजिंग पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर द फिश पॉन्ड, तो पोल्ट्री और डक वेस्ट जो है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं प्लैंकटन ग्रोथ के लिए, तो इट सर्व्स एज अ फिश फूड, ओके, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है ग्रोइंग वेजिटेबल्स ऑन द पॉन्ड एम्बैंकमेंट्स यूजिंग द पॉन्ड वाटर, क्या ये सही है? तो येस, न्यूट्रिएंट रिच वाटर एंड पॉन्ड एम्बैंकमेंट्स सपोर्ट करते हैं आपके वेजिटेबल कल्टिवेशन को। एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज यूजिंग द पॉन्ड सिल्ट एज मैन्योर फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप, तो ये भी सही है, पीरियोडिक रिमूवल ज़रूरी है पॉन्ड सिल्ट का बिकॉज इट सप्लाइज ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही थे। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 3। इससे आपकी सर्कुलर इकोनॉमी कंप्लीट होती है एट द फार्म लेवल, ओके। ना यहाँ पर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग की बात करेंगे तो ये कंबाइन करता है एक्वा कल्चर को विद लाइव स्टॉक और यू कैन से क्रॉप फार्मिंग। इससे रिसोर्स एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव होती है जिसमें आप वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं एज द न्यूट्रिएंट, एंड ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बाय रिड्यूसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर यूज, ओके। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की बात करेंगे तो दीज आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट एंड एल्गे ग्रोथ। ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर आप यूज़ करते हैं तो इट कैन कॉज वाटर यूट्रोफिकेशन, एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये साइकिल करते हैं नेचुरली बिटवीन सॉइल, वाटर एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। प्लैंकटॉन्स की बात करेंगे तो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्लोट करते हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर, एंड फाइटो प्लैंकटॉन जो है ये फोटोसाइंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन। जू प्लैंकटॉन फीड करते हैं फाइटो प्लैंकटॉन्स के ऊपर एंड इट सर्व्स एज द फिश फूड, ओके। एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट पॉन्ड सिल्ट, तो ये एक सेडिमेंट होता है जो कि रिच होता है इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड द न्यूट्रिएंट्स, एंड जब भी कभी आप एग्रीकल्चर में इसको मैन्योर की तरह यूज़ करेंगे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी आपकी इंप्रूव होगी, ओके। तो यहाँ पर तीनों ही जो प्रैक्टिसेस थे ये बिल्कुल सही थे अगर आपको इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग इंट्रोड्यूस करनी है अपने फील्ड में तो, ओके। सो हियर करेक्ट आंसर वाज डी ऑप्शन 1, 2 and 3। So friends, these were the most important 10 current affairs for today. I really hope you have liked the session. Please let me know in the comment section कि आपको क्या ये क्लास कैसी लगी. In case you find it useful, तो please hit the like button. Also, if you are new to this channel, तो please start from set number 1 so that you can be benefited at the maximum level. And now we will be meeting again tomorrow with the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.